नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूपी में काले धन पर छापेमारी को लेकर बड़ी खबर आई है। इस इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के ठिकाने पर जारी छापेमारी आधी रात को खत्म हो गई है। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक मकान के तहखाने से भी 19 करोड़ रुपए कैश और सोना चांदी बरामद किया गया है। तो हम ये रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये छापेमारी खत्म हो चुकी है। जानकारी ये मिली है कि तहखाने से भी 19 करोड़ रुपए और सोने चांदी को जब्त किया गया है। कई बक्से वहां से भी मिले हैं। तो यूपी में काले धन पर छापेमारी को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से आपको बता दें कि आधी रात को इस छापेमारी को पूरी तरह से खत्म किया गया है। बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई। सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं, आप देखिए। बाहर की टीम आज तक यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। रात का इस वक्त जो समय है वो लगभग 1:30 बजा है और हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीजें जो यहाँ से रिकवर हुई हैं। सीजर वक्त चल रहा था। रेड दोपहर में लगभग खत्म हो गई थी, पर सीजर अभी तक जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो कर रही थी और हम अभी उसके ठीक पीछे जा रहे हैं जानने कि आखिर क्या चीजें हैं, बॉक्सेस में क्या है, वो हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें रिकवर हुई हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। काफी भारी बॉक्सेस लगते हुए जो कंधों पे रख के यहाँ से एक वैन में भरे जा रहे हैं। 1:30 बजे का समय और आप देखिए इन बॉक्सेस को काफी हैवी लगते हुए AA लिख के कुछ सिग्निफाई किया गया है। और ये बॉक्सेस जो हैं इसमें देखिए परफ्यूम्स कन्नौज, इसका मतलब कि इसमें परफ्यूम्स हैं, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर और इसके जरिए यानी कि ये सीजर का काम था और इसमें परफ्यूम्स या इस तरह की चीजें हैं जो कि सेंटेड हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है सीजर का काम, दिन में रेड का काम और अभी भी अनसुलझी पहेली। 2:55 का समय और आज तक मौजूद है ग्राउंड पर कन्नौज पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स, अभी रेड खत्म हुई है, सीजर खत्म हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी टीम अब बाहर निकली है और इन गलियों के रास्ते से या दूसरी स्पॉट पर विजिट कर रहे हैं। पूरी टीम के पास काफी सामान भी मौजूद था। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि क्या मिला है। उनके बेटे ने भी आज तक से बातचीत करी और कहा कि किस तरह से, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बेटे ने भी बातचीत करी हमसे और बेटे ने कहा कि वो जस्टिस चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा नहीं बोला है, बट एक बात क्लियर है, एविडेंट है कि अब ये मसला एक तरह से पॉलिटिकल बन गया है। कैमरामैन कंक्लूड कर लिया है। यहाँ पर जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने DRI को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया है। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, जो आगे चले। कितना टोटल रिकवर किया आप लोगों ने, गोल्ड प्लस कैश? जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिली, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने SBI में डिपॉजिट कर दिया। गोल्ड हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। हाँ, एज पर जैसे भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है ये बिगेस्ट कैश रिकवरी है। देश में एक बार फिर कोरोना का खौफ पसरने लगा है। कोरोना की तीसरी लहर तेजी के साथ बढ़ रही है। कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस बार खतरा पहले से ज्यादा है क्योंकि इस बार ज्यादा तेजी से फैलने वाला कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन भी अपने पैर पसार रहा है। ये समय है सावधान होने का। ये समय है पहले से ज्यादा सचेत होने का। ये समय है पहले से ज्यादा सतर्क रहने का, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बेहद तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। इसलिए जिंदगी बचाना है तो नियम अब अपनाना ही है। कोविड के खतरे का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे में 496 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से एक शख्स की जान चली गई। मुंबई में सिर्फ 24 घंटे में 1377 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में मुंबई में एक शख्स ने कोरोना से दम तोड़ा है। तमिलनाडु में सिर्फ 24 घंटे में
619 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं और सचेत भी करने वाले हैं कि कोरोना की जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, मानना चाहिए कि उसकी शुरुआत हो गई है। इस बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही कोरोना का नया वेरिएंट मुश्किलों में इजाफा करने वाला है, क्योंकि ये रफ्तार पकड़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 135 केस मिले हैं। सोमवार को ही गोवा और मणिपुर में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद अब ये वेरिएंट 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 63 ओमिक्रॉन केस मिले हैं, जो किसी भी राज्य में एक दिन में मिले ओमिक्रॉन मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन केस की कुल संख्या 135 हो गई है। ओमिक्रॉन केस की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है, जहां कुल केस बढ़कर 167 हो चुके हैं, जबकि 73 मामलों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है। केरल में 64 केस मिल चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक 186 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में हर 4 दिनों में ओमिक्रॉन केसों की संख्या दोगुनी हो रही है। 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। 100 केस होने में 15 दिन लगे थे, लेकिन 100 से 200 केस होने में सिर्फ 4 दिन लगे। फिर 200 से 400 केस होने में भी 4 दिन लगे। 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन केसों ने 400 का आंकड़ा छुआ, जो 27 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 600 से ज्यादा हो गए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं और इन बिगड़े हालातों पर तभी काबू पाया जा सकेगा जब नियमों को माना जाएगा। याद रखिए, कोरोना कहीं गया नहीं और यहाँ एहतियात ही बचाव है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली में कोरोना के एक्शन प्लान का पहला लेवल सक्रिय कर दिया गया है। इसके तहत स्कूल, कॉलेजेस, जिम, थिएटर बंद कर दिए गए हैं। साथ ही मेट्रो, रेस्टोरेंट, दफ्तरों में 50% वाला फॉर्मूला फिर से लागू किया गया है। सिनेमा हॉल बंद, बैंक्वेट हॉल बंद, एंटरटेनमेंट पार्क बंद, स्टेडियम बंद, स्विमिंग पूल बंद, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। शोर अभी भले ही ज्यादा तेज ना हो, लेकिन अलार्म तो अलार्म है, क्योंकि खतरा रातों रात कैसे बढ़ जाता है दिल्ली वाले अच्छी तरह देख और समझ चुके हैं। 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना के खतरे और इससे जुड़े प्रतिबंधों के मामले में अपनी एक गाइडलाइन तैयार की थी, जिसे ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया था। इसके मुताबिक अगर कोरोना पॉजिटिविटी दर लगातार 2 दिनों तक 0.5% रहे तो लेवल 1 या येलो अलर्ट जारी होता है। पॉजिटिविटी दर 1% से ज्यादा रहे तो लेवल 2 या एम्बर अलर्ट। पॉजिटिविटी दर 2% से ज्यादा हो तो लेवल 3 या ऑरेंज अलर्ट, और पॉजिटिविटी दर 5% से ज्यादा हो तो लेवल 4 या रेड अलर्ट जारी होता है। पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिविटी दर 0.5% से ज्यादा चल रही है, इसलिए मंगलवार को येलो अलर्ट जारी हो गया। बाजारों में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी, लोग कोरोना के नियम कायदे भुला चुके थे, उसे देखते हुए तय था कि यही होना है, तो हो भी गया। सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क,
स्टेडियम, स्विमिंग पूल और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शादी, अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या 20 पर सीमित कर दी गई है। मेट्रो चलेगी लेकिन आधी क्षमता से। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट, बार आधी क्षमता से चलेंगे। बाजार और मॉल खुले रहेंगे लेकिन दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें। मंगलवार को जारी हुए येलो अलर्ट के मुताबिक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का वक्त भी बदल गया है। सोमवार को जो आदेश जारी हुआ था उसके मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था, लेकिन अब रात 10 बजे से ही नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। येलो अलर्ट जारी होने के पहले दिन ही कई दिल्ली वाले नए आदेश के लपेटे में आ गए। ऐसे तमाम लोग जो बेवजह सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उन्हें घर जाने की अपील की जा रही है। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके साथ कुछ इस अंदाज में कार्रवाई की जा रही है, सख्ती की जा रही है, उनका चालान भी काटा जा रहा है। कि जहां पर 10 बजे का नियम हो, 11 बजे हमने सुना था कि 11 बजे से वो लॉकडाउन है, बट 10 बजे का हमें नहीं पता था, इसीलिए हम लोग खाना खाने निकले थे और प्रॉब्लम यहाँ हो गई। पश्चिमी देशों में कोरोना की तीसरी लहर पूरे जोर पर है। इंग्लैंड, फ्रांस समेत यूरोप के कई देश और अमेरिका एक बार फिर संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहे हैं। इसके पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। फिलहाल कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ज्यादातर का ये कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दिल्ली में भी पैर पसार रहा है। अब ये दिल्ली वाले खुद तय कर लें कि वो ओमिक्रॉन के खतरे की सच्चाई को खुद पर परखना चाहते हैं या इससे बचे रहना चाहते हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना के एक बार फिर से तेजी से बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच जश्न की बेसब्री देश के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। नए साल के जश्न के लिए तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ऐसे में सवाल फिर से यही उठ रहा है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर इन्हीं जगहों से उठेगी? ये मंजर है शिमला कालका हाईवे का, जो 3 दिन पहले दिखा था। क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए पहाड़ों की तरफ लोगों का हुजूम इस कदर दौड़ पड़ा कि हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल मुंबई, दिल्ली समेत ज्यादातर बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने जश्न पर पाबंदी लगा दी है। लिहाजा जश्न के लिए बेकरार लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रुख कर रहे हैं। न्यू ईयर पार्टियों के लिए जिन जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ बढ़ रही है वो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गोवा। लेकिन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा इन राज्यों में भी है। लिहाजा पर्यटन से मोटी कमाई करने वाली इन राज्यों की सरकारें भी परेशान हैं। मैक्सिमम टूरिस्ट गोवा में आए हैं, इसलिए हम नाइट कर्फ्यू ये अभी तो नहीं डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट सीजन है। 31 दिसंबर तक बहुत सारे टूरिस्ट गोवा में रहते हैं। वी आर थिंकिंग आफ्टर 2 इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। मनाली से आई इस तस्वीर को देखिए। रात के वक्त हो रही बर्फबारी से यहाँ पहुंचे पर्यटकों की बाँछें खिल गईं। लेकिन ऐसी बेपरवाही देखकर कोरोना वायरस भी यकीनन खिलखिला रहा होगा। बीच सड़क पर एक दूसरे पर चढ़ते सैकड़ों लोगों की इस भीड़ में क्या 2 गज की दूरी और क्या मास्क। एक भी शख्स अगर संक्रमित हुआ तो वो न जाने कितने लोगों तक वायरस बांट चुका होगा। उत्तर से चलिए दक्षिण। केरल के कोझिकोड में नए साल से पहले पर्यटकों को रिझाने के सरकारी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन इंतजामों में कोरोना प्रोटोकॉल के लिए शायद ही कोई जगह हो। ये हाल तब है जब कई हफ्तों से देश के कुल कोरोना मरीजों में से आधे मरीज सिर्फ केरल से ही आ रहे थे। अभी भी देश की कोरोना लिस्ट में केरल सबसे ऊपर है। मंगलवार को केरल में कोरोना के
1636 मामले सामने आए, जबकि पूरे देश का आंकड़ा 6358 था। 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 293 लोगों की मौत हुई। इसमें से 236 मौत सिर्फ केरल में हुई हैं। केरल में ओमिक्रॉन के मामले 64 तक पहुंच गए हैं। हालात को देखते हुए मंगलवार से प्रतिबंध भी लागू हो गए हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके बावजूद भीड़ की ऐसी तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। देश में ओमिक्रॉन के पहले केस वाले राज्य कर्नाटक में भी बढ़ते आंकड़ों के साथ नए साल के जश्न पर पहरा बैठ गया है। मंगलवार से 7 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही पार्टियों पर कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो पूरे देश के सामने है वो ये कि सिर्फ नए साल की पार्टियों पर रोक लगाने से क्या कोरोना रुक जाएगा? 5 राज्यों में सियासत के नाम पर पार्टियों की जो रेलम पेल मची है, क्या तीसरी लहर के लिए ये भी जिम्मेदार नहीं होंगी? आज तक ब्यूरो। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो का शुभारंभ कर दिया और खुद कानपुर मेट्रो के पहले यात्री बने। लेकिन इस यात्रा के बाद पहले तो पीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी में विकास की तगड़ी मार्केटिंग की और उसके बाद सीधे मुद्दे पर आ गए। डबल इंजन की सरकार, मेट्रो पर सवार, विकास की रफ्तार, यूपी चुनाव की धार। जी हां, कानपुर मेट्रो के अंदर बैठकर मोदी जनता की तरफ हाथ हिला रहे हैं और ये बता रहे हैं, देखिए अब कानपुर यूपी का 5वां मेट्रो सिटी बन चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के बाद अब कानपुर में मेट्रो दौड़ रही है। अब कानपुर मेट्रो की पॉलिटिक्स को समझिए। जिस वक्त कानपुर के अंदर मोदी और योगी मेट्रो में सफर कर रहे थे, उसी वक्त अखिलेश यादव उन्नाव में अपने विजय रथ पर सवार थे। 2022 के यूपी चुनाव के लिए आज 2 तरह से राजनीति चल रही थी। एक विकास की मेट्रो से, दूसरा रथ पर सवार अखिलेश यादव के नारों से। यूपी में इस वक्त राजनीति का बड़ा खेला हो रहा है। अखिलेश 22 में बदलाव और 22 में बाइसिकल का नारा देकर निकल पड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी यूपी में सीएम योगी और डबल इंजन की सरकार की तगड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं और बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था का राज। यूपी में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था का राज वापस लाई है। इसलिए यूपी में अब निवेश भी बढ़ रहा है और अपराधी अपनी जमानत खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। राजनीति के एक्सपर्ट और चुनावी पंडित यही कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी और अखिलेश की जंग तगड़ी है, मुकाबला टक्कर का है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 22 दिन में यूपी में 7 दौरे कर चुके हैं। हर दौरे पर वो कोई ना कोई उद्घाटन या लोकार्पण करते हैं और वोटरों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी ने कानपुर मेट्रो का शुभारंभ किया है, लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, चाहे जितने सपने दिखा लो, इस बार जनता यूपी से बीजेपी को हटाएगी। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं, यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र,
यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितने भी बड़े सपने दिखा दे। आज जो मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, ये मेट्रो इनकी बनाई नहीं है। जिनने शिलान्यास किया है, आज किसी को नहीं बुलाया गया। किसने? मुझे याद है ये शिलान्यास किया गया था, उस समय समाजवादी सरकार थी, मैं खुद था। उस समय लोकसभा के सांसद मुरली मनोहर जोशी साहब थे। आज जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, वो देश के उस विभाग के मंत्री थे। आज तीनों ही नहीं है जिन्होंने शुरुआत की, और वो लोग पहुंचे हैं जिन्होंने काम में देरी की। ये चाहते तो 1.5 साल पहले बन जाता, लेकिन वोट इनको चाहिए। वोट के खातिर उद्घाटन चुनाव से पहले कर रहे हैं। कानपुर में 32 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर 11,000 करोड़ का खर्च हो रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में अभी टाइम लगेगा, लेकिन चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट के एक सेक्शन का तोहफा पीएम मोदी ने कानपुर की जनता को दिया है। कानपुर आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो का पहला सेक्शन 9 किलोमीटर है। बुधवार से इस लाइन पर 6 जोड़ी मेट्रो चलेंगी। आज योगी के संग मोदी खुद इस मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं। कल से कानपुर की जनता मेट्रो में सफर करेगी, लेकिन कानपुर मेट्रो की पब्लिसिटी पर योगी और अखिलेश की टक्कर देखिए। ये मेट्रो का कार्य याद करिए, 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था, और 2 वर्ष 2 महीने में इस कार्य को पूरा होना था। लेकिन 2 वर्ष से 2 दिन पहले ही 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य, एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था, और उसके बाद भौतिक कार्य के बाद इसकी क्लियरेंस लेने में जो समय लगा, आज उसके साथ ही मेट्रो का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी सुबह से जहां से चले होंगे, जो लोक भवन है वो समाजवादी सरकार का बनवाया हुआ है। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे, वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे, वो समाजवादी सरकार की देन है। और जिस मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उसको नहीं दे पाए, ये जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई है। ये सरकार और मुख्यमंत्री प्राण घातक सरकार है। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में पूरे बन चुके या फिर हर बड़े विकास कार्य का चेहरा बनने पहुंच रहे हैं, और अखिलेश यादव पर सीधा वार कर रहे हैं। यूपी में भले ही चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा हो, लेकिन मोर्चा मोदी ने संभाल रखा है। कहा यह भी जा रहा है कि अब यूपी में चुनाव में मोदी ही हर तरफ नजर आएंगे। आज तक ब्यूरो।